अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेवेन्यू एक्ट जो है उसकी आज हमारी लास्ट क्लास है। इसमें हमारे जो चैप्टर अब 5 रह गए उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमने आज सेक्शन 135 से स्टार्ट करना है और जो चैप्टर है हमारा वो 11 है, ठीक है। 11 चैप्टर के अंदर बात की गई है पार्टीशन की, ठीक है, कि पार्टीशन के हवाले से बात करता है। अब इसमें आ जाता है सेक्शन 135, ठीक है। सेक्शन 135 में कहता है कि एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन, कि पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन जो है ना वो जमा करवानी है। तो अब यहाँ पर जो 135 में बात की गई है ना, वहां पर वो आपको कहता है कि पार्टीशन के हवाले से एप्लीकेशन जो है वो कौन दे सकता है। पार्टीशन के हवाले से एप्लीकेशन कौन सा बंदा दे सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो आ जाता है कि ज्वाइंट ओनर, ठीक है। पहला वो बंदा जो ज्वाइंट ओनर है, मतलब कि वो बंदा जिसका जो रिकॉर्ड ऑफ राइट है ना उसके अंदर नाम मेंशन है, ठीक है। तो वो आकर जो और वो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है, पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकता है। उसके बाद कोई डिक्री हो सकता है, मतलब जिसको कोर्ट ने कहा हो, ठीक है। और दूसरा कोई एक्नॉलेज हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई औरत है तो उसको हक महर के अंदर जो है वो उसमें उन्होंने लिख के दे दिया था कि ये जो जमीन होगी ना ये तुम्हारी होगी, तो वो भी जो है ना वो पार्टीशन की एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा सकती है। इनके अलावा कोई और बंदा पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन जमा नहीं करवा सकता। 135 में आपको सिंपल सी बात एक की गई है कि एप्लीकेशन जमा करवानी है पार्टीशन के लिए, वो कौन से लोग हैं जो पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपको बताता है 135। अब हम आ जाते हैं 136 में। 136 में बात की गई है रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मतलब कुछ कोई ऐसी जमीनें हैं जिसके ऊपर आप पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते, ठीक है, उनकी पार्टीशन नहीं हो सकती। तो वहां पर वो 136 में क्लियर कर देता है कि अगर कोई बुरियल प्लेस है, अगर कोई वर्शिप प्लेस है, अगर कोई कॉज ऑफ वाटर है, साइट टाउन है या ग्रेजिंग ग्राउंड है, तो उसके ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट पार्टीशन के लिए नहीं करवा सकते, ठीक है। सिंपल दो चीजें आपने याद रखनी है। 135 में उसने कहा कि एप्लीकेशन किसको देनी है अगर पार्टीशन करवानी है, तो एप्लीकेशन कौन सा बंदा जो है वो एप्लीकेशन देगा, ठीक है, किस बंदे ने एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन देने वाला पार्टीशन के लिए, उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। 136 में उसने रिस्ट्रिक्शंस की बात की है कि कुछ ऐसी जमीनें भी हैं जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि उसके पार्टीशन के लिए आप जो एप्लीकेशन होगी ना उसको आप सबमिट नहीं करवा सकते, सिंपल चीज है। अच्छा, फिर सेक्शन 137 में बात आ जाती है नोटिस की। नोटिस मतलब कैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायग्राम छोटी सी बनाई है कि ए बी सी और डी, ठीक है, चार बंदे हैं। अब जो ए बी सी डी है ना, जमीन जो थी ए बी सी के नाम हो गई, डी जो था वो ज्वाइंट ओनर था, उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट में नाम लिखा हुआ था। वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास गया, उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, एप्लीकेशन सबमिट कराई तो ऑफिसर क्या करेगा, वो ए बी और सी तीनों को क्या करेगा, वो जो लैंड ओनर होंगे जमीन के उनको वो एक नोटिस भेजेगा। ये आपको क्यों कौन बता रहा है, सेक्शन 137। 137 में बहुत सिंपल सी चीज बात बयान की गई है कि जो ज्वाइंट ओनर होगा जिसका नाम रिकॉर्ड ऑफ राइट में मौजूद था या जो पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है अकॉर्डिंग टू 135, ठीक है, उसका क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू 137 सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो जो जमीन के बाकी लैंड ओनर होंगे एबीसी, उनको क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए वन सेक्शन सेक्शन 138 की तरफ। उसमें बात की गई है एड अदर पार्टीज। अब ये केस स्टार्ट हो गया, नोटिस चला गया, यहाँ पर अंदर कुछ और लोग आ गए, जैसे मैंने यहाँ का एक नॉलेज वाले भी आ सकते हैं, डिग्री वाले भी, उन्होंने भी आके कहा कि हमारा भी इस जमीन में हिस्सा है। तो जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना वो उन लोगों को भी वहां पर ऐड कर सकता है और उनको भी नोटिस भेज सकता है, वो सबको नोटिस भेज के यहाँ पर बुला सकता है उनके मामलात को सुनने के लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल यहाँ पे चीजें हैं बस। 135 में एप्लीकेशन देने वाला जिसने पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन देनी है, 136 में उसने रिस्ट्रिक्शन बताई है कि कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आप जिसके लिए पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। 137 के अंदर अब उसके पास एप्लीकेशन आ गई है, वो क्या करे, एक नोटिस सबमिट कर रहा है। 138 में कहता है कि कोई और पार्टीज आ गई और वो भी ये दावा कर रही हैं कि हमारा भी इस जमीन के अंदर हिस्सा है, तो रेवेन्यू ऑफिसर अगर चाहे तो वो उनको भी वहां पर ऐड कर सकता है। फिर आ जाते हैं सेक्शन 139 की तरफ। 139 और 140 बहुत आसान है। 139 में सिंपल है कि जो एप्लीकेशन आई है, अब रेवेन्यू ऑफिसर जो है या जो कलेक्टर है उसकी मर्जी, वो उसको बेशक डिसअलाउ कर दे, वो उसे कहे कि ये रिजेक्ट है, इसको उस पे काम नहीं करना, ठीक है। 140 में कहता है कि हो सकता है कि वो उसको अलाउ करे
या एडमिट कर ले। अब फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन आई और उसने क्या किया, उसको एडमिट कर लिया, उसको अलाउ कर लिया, ठीक है। अब जब उसने अलाउ कर लिया है उसको, उसने कहा कि वाकई ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर काम होगा, ठीक है, इसके जरिए आगे नोटिस भेजा जाएगा, तो फिर आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41। सेक्शन 41 में कहता है कि अगर किसी बंदे ने टाइटल के ऊपर क्वेश्चन उठा दिया, अब ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर टाइटल के ऊपर क्वेश्चन की बात आ जाती है, अगर टाइटल के ऊपर कोई क्वेश्चन करता है, ठीक है, तो वो वाला केस फिर जो है वो किसके पास चला जाएगा, सिविल कोर्ट के पास, ठीक है। विद इन 90 डेज सिविल कोर्ट से केस फाइल करना है, वहां से उसको एडजुडिकेट करवाना है, एडजुडिकेट करवा के वापस फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आना है, ठीक है, और देन फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। अगर अगर उसको सिविल कोर्ट जो है वो उसने वहां पर केस विद इन 90 डेज फायर नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो खुद को सिविल कोर्ट मानेगा, वो खुद को कहेगा कि मैं सिविल कोर्ट हूँ, और वो सिविल कोर्ट की तरह उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर याद रखनी है कि सेक्शन 141 में क्या है कि अगर टाइटल के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि किसी बंदे ने कहा, उसके टाइटल के ऊपर क्वेश्चन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, जो केस होगा वो सिविल कोर्ट के पास चले जाएगा विद इन 90 डेज, ठीक है। 90 डेज के अंदर वहां पर केस फाइल करना है, उसको एडजुडिकेट करवाना है, ठीक है, टाइटल को। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, 90 डेज के बाद जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा ना, वो खुद जो है वो सिविल कोर्ट के तौर पर परफॉर्म करके इस केस का हल करेगा, ठीक है। ये आपको 141 बता रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है 142। 142 में अब जहां पर होगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सारे क्वेश्चन सुन रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर बात है डिस्पोजल ऑफ अदर क्वेश्चन की, कोई और क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो वो उनको भी डिस्पोज करेगा, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको वो सुनेगा। फिर सेक्शन 143 में आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सक्लूडेड फ्रॉम पार्टीशन। अब वो कह रहा है कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, मैंने आपको सेक्शन 136 के अंदर बताया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया है, देखिए 136 के अंदर, 136 में मैंने आपको बताया है कि जो ये वाली प्लेस है ना, ये वाली, इन प्लेस के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, इनके ऊपर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते पार्टीशन के लिए। तो जो आगे बात कर रहा है ना, वो इस इन्हीं प्लेस की बात कर रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन आपकी होंगी ना, ठीक है। 143 में कह रहा है कि आपकी ये वाली जो प्लेस है वो पार्टीशन से एक्सक्लूड है, वो पार्टीशन से बाहर है, इनकी पार्टीशन नहीं हो सकती। ये उसने दोबारा 143 के अंदर क्लियर कर दिया बात, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 144। 144 में बात की गई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू कैसे, अब देखें, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जमीन थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जमीन थी, ठीक है, ए की थी, बी की थी और सी की थी, ठीक है। ये सारी जमीन किसकी थी, ए बी और सी की। अब जो डी आया है, डी ने केस की एप्लीकेशन उसने सबमिट करवाई, ठीक है, सारी सुनवाई वगैरह हो के अब तो जो जमीन थी वो डी के नाम भी चली गई, तो रेवेन्यू एक्ट जो था, जो रेवेन्यू लॉ था, जो आपका रेवेन्यू टैक्स था, सॉरी, उसको पहले ए बी सी अदा कर रहे थे, अब उसको डी ने भी करना है, क्योंकि डी भी उस जमीन का लैंड ओनर बन गया है। तो क्या होगा, जो रेवेन्यू होगा वो इन चारों के अंदर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि ए ने इतना देना है, बी ने इतना देना है, सी ने इतना देना है, डी ने इतना देना है। जो रेवेन्यू आपका लैंड रेवेन्यू होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू 144, ठीक है। सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग आपने एक पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाई, वो अप्रूव हो गई, उसके ऊपर काम हुआ, उसके बाद जो रेवेन्यू होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, सबके अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं सेक्शन 145 की तरफ। 145 में फिर बात करता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मतलब कि कोई नक्शा तैयार किया है या कुछ भी किया है, तो वो जितने भी बंदे थे ना आपके पास, ए था, बी था, सी था और डी था, वो सबको देना है। उस ऑफिसर ने क्या करना है, सबको, ए को कहना है भाई ये वाला पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा है, और ये वाला जो पार्ट है ये तुम्हारा है। उसने सबको बताना है, उसने सबको अलग अलग नक्शा दे देना है कि ये इसे तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 145। फिर आ जाते हैं 146। 146 में बात की गई है डिलीवरी ऑफ पोजेशन की, ठीक है। पोजेशन मतलब कि कब्जा। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा था, उसने एप्लीकेशन सबमिट करवाई, जमीन उसको अलाट होगी, ठीक है। अब वो क्या करता है, विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर उसने क्या करना है, उसने उस ऑफिसर के पास आना है, उसने कहना है कि भाई आपने वो जो जमीन मेरे नाम की थी ना, मैं चाहता हूँ कि अब उसका कब्जा भी आप मुझे दे दें,
मतलब उसका कब्जा भी मुझे दे दें, डॉक्यूमेंट्स पे, रिकॉर्ड ऑफ राइट पे, हर जगह पे मेरा नाम आ जाना चाहिए, उसके जो कागजात हैं वो मुझे मिल जाने चाहिए, उस जमीन के ऊपर मेरा कब्जा हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपने याद रखना यहाँ पे, विद इन 3 ईयर, ये आपको, आपसे वो एमसीक्यूज में पूछ भी सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सेक्शन 147। 147 में बात की गई है अफर्मेशन ऑफ पार्टीशन प्राइवेटली। प्राइवेटली मतलब कैसे, कि चार बंदे हैं ABCD, ठीक है, उसने क्या किया है उन चारों ने, कि उन्होंने वो जो जमीन थी ना, उन्होंने खुद जो है आपस में डिवाइड कर, उन्होंने कहा भाई हम ना इधर अफसर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम खुद क्या करेंगे, जमीन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब प्राइवेटली ही उन्होंने क्या किया, सब ने आपस में डिसीजन किया और उसने जमीन को डिवाइड कर लिया। यहाँ पर ये बात, अगर उसने प्राइवेटली कर ली है, तो इसमें फिर रेवेन्यू ऑफिसर होगा या कोई भी होगा, वो आके उनको रोक टोक नहीं सकता, उनकी मर्जी है। मैं हूँ, अली है, अकबर है, ठीक है, तो हम तीनों ने कहा कि भाई हमारी जमीन है, हम खुद बांट लेते हैं, क्या केस के चक्कर में पड़ना। तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू ऑफिसर या कोई भी आके आपसे पूछताछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है जैसे बांटनी। ठीक है, अब इसको बांटने के बाद आपने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू 148, ठीक है, पावर टू मेक रूल, नहीं बल्कि आपको मैं यहीं पर समझा देती हूँ 147 में। अच्छा, 147 में आप वहां पे गए, आपने उसको क्या किया, आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, A था, B था, C था और D था, इन्होंने क्या किया, सब ने आपस में उसको प्राइवेटली डिवाइड कर लिया। अब ये क्या करेंगे, अब इन्होंने सारी जमीनें, A ने एक जमीन ले ली है, B ने, C ने, D ने, ठीक है, एक जमीन थी उसके 4 पार्ट इन्होंने किए हैं। ठीक है, अब इन्होंने इन जमीनों को अपने नाम करवाने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर के पास तो जाना पड़ेगा ना। जब वहां पर जाएंगे तो रेवेन्यू ऑफिसर पहले जांच पड़ताल करेगा कि यहाँ पर इन्होंने किसी बहन का हक तो नहीं मारा, या किसी बंद को कम जमीन नहीं दे दी। सारी जांच पड़ताल करने के बाद देन वो जितनी, वो जमीन जिस किसी में जितनी जितनी होगी उसके नाम पे कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 148। सेक्शन 148 में कहता है कि पावर टू मेक रूल एज टू कोस्ट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, अब पार्टीशन के लिए जो रूल्स बनाने हैं, हम जो भी चैप्टर हमने पढ़ा ना उसके लास्ट पे हमने रूल्स की बात की है कि रूल्स मेकिंग कौन करेगा। अब यहाँ पे 148 के अंदर कह रहा है कि पावर टू मेक रूल एज टू कॉस्ट ऑफ पार्टीशन। ठीक है, कि पार्टीशन के लिए जो आपने रूल बनाए हैं, जितने भी रूल बनाए हैं, ठीक है, उसको आप कौन बनाएगा, वो अथॉरिटी किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। सिंपल सी चीज इसके अंदर लिखी हुई है। उसके बाद 149 पे आ जाए तो 149 में बात की गई है रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे मैंने आपको वो एक पढ़ाया था पीछे वाली क्लास के अंदर, अगर आपने क्लास ली है तो, नहीं ली तो ले लीजिएगा। उसे मैंने पढ़ाया था कि एक जमीन है इधर और एक जमीन है इधर, और अंदर से क्या हो रहा है, अंदर से जो है ना वो एक दरिया गुजर रहा है। ठीक है, अंदर से क्या हो रहा है, दरिया गुजर रहा है। अब दरिया जो है ना उसने क्या किया है, उसने ना यहाँ से कट मारा है। ठीक है, मतलब दरिया ने क्या किया है, अपना जो रास्ता था उसने चेंज कर लिया है। ठीक है, तो अब जो इसकी जमीन थी वो इधर आ गई है। ठीक है, तो जो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा ना, वो कहेगा कि वहां की रवायात के मुताबिक वहां पर जाओ और दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आओ, जिसके हिस्से में जो जमीन आती है पार्टीशन करके आओ दोबारा से। ठीक है, जिसके हिस्से में जो जमीन आती है उसको वो दे के आओ। क्यों, क्योंकि दरिया की वजह से वहां पर क्या हो गया है, जमीन जो है वो इधर उधर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, 149 में आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसके बाद आपके आ जाता है सेक्शन 150। सेक्शन 150 में आ जाता है इम्पावर्ड। इम्पावर्ड कैसे, अब मैंने आपको शुरू में बात की 135 में कि एक बंदा जो है ना वो पार्टीशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट करा सकता है। अब आपने को ये तो पता चल गया कि एप्लीकेशन सबमिट करवाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल मारिया है, ठीक है, मारिया ज्वाइंट ओनर थी, वो एप्लीकेशन सबमिट करवा सकती थी, लेकिन अब बात ये आती है कि मारिया जो ज्वाइंट ओनर है वो एप्लीकेशन सबमिट किसको करवाएगी, ये पावर किसके पास है, किसको जाके सबमिट करवा सकती है। तो वो आपको सेक्शन 150 बताता है कि AC1, जो आपका असिस्टेंट कलेक्टर 1 है ना, उसको आपने जाके क्या करना है, एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये फिर जितनी भी कार्रवाई होगी फिर सारी वही करवाएगा जो हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, याद रखना है 135 में हमने पढ़ा कि एक बंदा जो ज्वाइंट है, ठीक है, ज्वाइंट ओनर है, वो एप्लीकेशन सबमिट करा सकता है। फिर आपको, आपके माइंड में आएगा भाई एप्लीकेशन तो सबमिट करवा सकते हैं मारिया, लेकिन करवाएगी किसको, रेवेन्यू ऑफिसर को करवाएगी, SC2 को करवाएगी, कमिश्नर को करवाएगी, या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करवाएगी। तो यूं आपने याद रखना है वो बात कि सेक्शन 150 में आपको बता रहा है कि एप्लीकेशन सबमिट करवानी है AC1 को। एप्लीकेशन किसको सबमिट करवानी है, AC1 को। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्टीशन के हवाले से जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती है किसको करवाई जाती है, तो आपने बताना है AC1 को। ठीक है,
उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में बात की गई है आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन कहते हैं सालिसी को। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आपके मामला जो है ना वो तय नहीं हो रहे, तो आप कुछ लोगों को बिठा के तो आपस में बातचीत करके सारा जो मसला होता है उसको रिजोल्व कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 51 आता है, ये कहता है कि पावर टू रेफर पावर टू ऑफर आर्बिट्रेशन। ठीक है, कि जो आर्बिट्रेशन है ना उसके पास रेफर करने की पावर किसके पास होती है? रेवेन्यू ऑफिसर के पास। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास। और जो कलेक्टर है ना आपका, यहाँ पर लेके कि जो AC1 होते हैं आपका और जो आपका कलेक्टर होता है, ठीक है, उन दोनों के पास वो पावर है कि केस जो है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि अपने अपने आर्बिट्रेशन जो है उनको बुलाओ। ठीक है, अपने अपने आर्बिट्रेशन लेके आओ, उसको उनको बिठाओ और बातचीत करके सारा जो मसला है उसको सोल्व करो। सिंपल 51 में बात की गई है कि जो पावर है ना आर्बिट्रेशन बुलाने की, वो किसके पास होती है? वो कलेक्टर के पास होती है या AC1 के पास होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई लड़ाई लुड़ाई हो गई है, कुछ भी हो गया, तो उसमें भी फिर आप कहते हैं कि हम आर्बिट्रेटर जो है उसको बुला के, ठीक है, तो मसला जो है उसको सोल्व करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास सेक्शन 152 आ जाता है। सेक्शन 152 में वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रेफरेंस। सेक्शन 152 में उसने कहा कि ऑर्डर ऑफ रेफरेंस, मतलब इसमें वो कह रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझाती हूँ कि एक रेवेन्यू ऑफिसर है आपके पास। ठीक है, उसने आपको ऑर्डर दे दिया। ठीक है, कि अब वो ऑर्डर जो देगा ना वो एक नोटिफिकेशन फॉर्म में होना चाहिए। जब उसने बताना है ऑर्डर वो ले रहा है या दे रहा है, तो उसने जो नोटिफिकेशन आपको देना है उसके अंदर फिर उसने बताना है कि किस वजह से वो ये नोटिफिकेशन दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि डिस्प्यूट हो गया भाई, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, कोर्ट के मामले से बात बाहर चली गई है हमारे मामले से। अब हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेटर्स जो हैं उनको बुलाएंगे। ठीक है, जो भी पार्टी होगी ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो पार्टियां हैं, ठीक है, एक A पार्टी एक B पार्टी है, तो उसने ज्यादा लोग नहीं बुलाने होते। ठीक है, आपके पास एक A है पार्टी और एक B है, उसने इसको भी कहना है दो आर्बिट्रेशन अपने लेके आओ, इसको भी कहेगा दो आर्बिट्रेशन अपने लेके आओ। ठीक है, सिंपल सी चीज है। 152 में उसने ऑर्डर दिया है कि उसने अपने जो आर्बिट्रेटर, मतलब वो एक जो डिस्प्यूट होगा उसको मेंशन करेगा, बताएगा। ठीक है, फिर जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो जो पार्टीज होंगी उन दोनों को ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद उनको कहेगा, पार्टी A को भी कहेगा कि सिर्फ दो आर्बिट्रेशन, पार्टी B को भी कहेगा दो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, दो दो बस, मैक्सिमम दो दो ही कहता है, इससे कम बेशक एक एक ले आओ। ठीक है, लेकिन जो उसने ऑर्डर आपको देना है वो दो दो होने हैं। उसके बाद आगे आ जाए, आगे आपके पास आ जाता है सेक्शन 153। सेक्शन 153 में बात की गई है नॉमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर वो कहता है कि नॉमिनेट करो पार्टीज जो है ना, वो नॉमिनेशन मतलब कि पार्टी अपने अपने उनके जो आर्बिट्रेटर्स हैं उनको लेके आए और उसको क्या करें? नॉमिनेट करें। ठीक है, फिर यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है कि वो जो आर्बिट्रेशन लेके आए हैं उसकी मर्जी है वो उसको डिसअलाउ करे या अलाउ करे। अगर वो उसको अलाउ कर देता है तो फिर तो ठीक है, अगर उसने उसको डिसअलाउ किया है तो फिर क्या होगा? वो पार्टीज दोबारा जाएंगी अपने दूसरे कोई और आर्बिट्रेशन जो है वो उसको ढूंढ के ले आएंगी, फिर वहां पर दोबारा नॉमिनेशन होगी। जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो देखेगा क्या है, ये जो बंदा लेके आए ये ठीक है या नहीं है। ठीक है, सेक्शन 153 में सिंपल सी चीज है कि नॉमिनेशन करेगा। जो आपके आर्बिट्रेटर्स आए हैं ना, दो A और B लेके आए हैं, इसने वहां पर नॉमिनेशन करना है, इसने देखना है, अगर ठीक है तो अलाउ कर देगा, अगर नहीं ठीक तो डिसअलाउ करेगा और पार्टी को बोलेगा दोबारा लेके आओ। ठीक है, फिर सेक्शन 154 में आ जाता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ बाय पार्टीज। इसमें वो कह रहा है कि अगर कोई किसी का, फॉर एग्जांपल ये A है और ये B है, अब इसका कोई आर्बिट्रेटर है, वो उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या वो किसी वजह से नहीं आ सका, या उसने कहा कि ये केस मेरे बस का नहीं है, मैंने इस मसले में नहीं पड़ना, इसको छोड़ देता हूँ मैं, तो देन भी क्या होगा कि जो A होगा वो दोबारा उसकी जगह पे अपना नया बंदा लेके आएगा। ठीक है, देन भी क्या होगा? नया बंदा। यहाँ पर 54 आपको यही बता रहे कि कोई आर्बिट्रेटर है वो किसी मसले की वजह से नहीं आ सका, उसकी डेथ हो गई या कुछ भी, तो जिस पार्टी का नहीं आएगा फिर उस पार्टी की जिम्मेदारी होगी कि वो फिर दोबारा से दूसरा बंदा लेके आए। ठीक है, यहाँ पर ये कहा गया। फिर सेक्शन 155 आ जाता है। सेक्शन 155 में कहता है कि नॉमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर। अब मैंने आपको कहा ना कि दो दो जो होते हैं ना, दो A ने लाने हैं और जो दो होंगे वो B लाएगा। ठीक है, और एक जो होगा ना वो रेवेन्यू ऑफिसर को होगा। टोटल 5 बंदे होंगे, जो एक होगा वो रेवेन्यू ऑफिसर। अब किसी वजह से अगर रेवेन्यू ऑफिसर का नहीं आया, ठीक है, कोई ऐसी वजह बन गई है जिसकी वजह से रेवेन्यू ऑफिसर का जो बंदा है वो नहीं आ सका, उसकी डेथ हो गई है या उसने या किसी मसले की वजह से नहीं आ सका,
तो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो फिर उसकी जगह पे अपना बंदा जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, वो बंदा क्या करेगा, अपना चेंज करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर तो जो पार्टी लाई थी ना बंदा, फॉर एग्जाम्पल जे वाले जो है ना ए, ठीक है, ये आपने दो आर्बिट्रेटर्स लाए थे, अब इसको ना उसने डिसअलो कर दिया है। उसने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, जाओ नए बंदे लेके आओ। उसके लिए उसने क्या करना है, उसको 1 वीक का टाइम देना है। उसने उसको क्या करना है, 1 वीक का टाइम देना है। 1 वीक के अंदर अंदर उसने क्या करना है, अपने जो आर्बिट्रेटर्स होंगे वो लेके आने हैं। अगर रेवेन्यू ऑफिसर का कोई बंदा है और वो नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू ऑफिसर के पास टाइम नहीं होता, रेवेन्यू ऑफिसर ने फौरन ही बंदा दूसरा लेके आना है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सेक्शन 156, 166 में आ जाती है, फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो आपके आर्बिट्रेटर्स होते हैं वो सब बैठते हैं, उनके सामने सारे मसले रखे जाते हैं, सब कुछ उन्हें बताया जाता है, उसके ऊपर अपेयरेंस वगैरह। 157 में अवार्ड ऑफ आर्बिट्रेटर्स, के आर्बिट्रेटर्स ने जो फैसला दिया उसको अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, वो दोनों फ्रिकैन जो होंगे उनकी बात सुनेंगे, बात सुनने के बाद वो अपना एक मुद्दा जो है वो सामने रखेंगे कि हमने इन दोनों पार्टीज की बात सुनने के बाद ये वाला जो फैसला है ना ये निकाला है। वो उन्होंने मुंह से नहीं बता देना, उन्होंने उसको क्या करना है, रिटन फॉर्म में देना है। ठीक है, उन्होंने उसको क्या करना है, रिटर्न फॉर्म में देना है। आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे, 157 में सारा मसला आर्बिट्रेटर्स के पास रखा जाएगा, उनको बताया जाएगा, दोनों पार्टीज अपने अपने मसले बताएंगी। 157 में क्या होगा कि अब वो आर्बिट्रेटर्स जो हैं वो किसी फैसले पे पहुंच गए हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सबका जो भी दोनों पार्टी से उन्होंने लगता है कि ये वाला फैसला उन्होंने किया है, तो वो फैसला वो मुंह से नहीं बता देंगे। ठीक है, उन्होंने क्या करना है, उसको रिटर्न फॉर्म में देना है। ठीक है, लिख कर देंगे वो कि हमने ये वाला जो फैसला है इसको हम किया है। फिर आपका आ जाता है सेक्शन 158। 158 में बात की गई है प्रोसीजर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ अवार्ड। 150 में कहता है कि अब जो उन्होंने अवार्ड दिया वो रिसीव हो गया रेवेन्यू ऑफिसर को। ठीक है, अवार्ड जो क्या था, उन्होंने अवार्ड मतलब कि जो उन्होंने फैसला सुनाया रिटर्न फॉर्म में दिया वो किसके पास चला गया, रेवेन्यू ऑफिसर के पास। ये नहीं है कि उन्होंने उस बंदे को दे देना है, उन्होंने कहाँ देना है, रेवेन्यू ऑफिसर को देना है। रेवेन्यू ऑफिसर ने वो ले लिया। अब रेवेन्यू ऑफिसर जो उसको गौर से देखेगा, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लग रही है, उसमें कोई मसला आ रहा है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर ठीक फैसला नहीं किया गया, तो वो उसमें चेंजिंग भी कर सकता है, नहीं तो वो उसी को उन पार्टीज को सुना भी सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है इफेक्ट्स ऑफ अवार्ड। 159 में बात की गई है इफेक्ट ऑफ अवार्ड की कि जो ये अवार्ड है, जो ये आर्बिट्रेशन ने फैसला सुनाया उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, अब इसके इफेक्ट मतलब कि 3 तरह के, मैंने पहले भी आपको वैसे बता दिया ये बात, कि जो ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाएगा, अब रेवेन्यू ऑफिसर की मर्जी है कि वो इसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, ठीक है, या मॉडिफाई करे। ठीक है, या तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर वो रिजेक्ट करेगा तो दोबारा सेम प्रोसीजर अपनाया जाएगा। ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, वो तो फिर जिस पार्टी के साथ उसने फैसला सुनाया था उस पार्टी को वो दे देगा। ठीक है, या फिर मॉडिफाई मतलब कि उसके अंदर अगर उसको लग रहा है कि मुझे कुछ चेंजिंग करनी चाहिए तो वो भी वो उसके अंदर कर सकता है। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन 160। 160 के अंदर बात की गई है आर्बिट्रेशन एक्ट नॉट टू अप्लाई टू आर्बिट्रेशन अंडर दिस चैप्टर। जहां पर वो कह रहा है कि जो आर्बिट्रेशन होगा ना वो एक्ट 1940 एक एक्ट है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो उसका जो इस चैप्टर में आर्बिट्रेशन का कोई एक्ट अप्लाई नहीं किया जाएगा। आर्बिट्रेशन एक्ट है 1940, ठीक है, उसके लिहाज से जो है ना वो काम करेगा। ठीक है, रेवेन्यू जो ऑफिसर होगा आपका जो होगा, मतलब आपका ये जो चैप्टर है ना रेवेन्यू वाला, ठीक है, जो आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं, इसके थ्रू आर्बिट्रेशन जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, आर्बिट्रेशन ने किसके थ्रू काम करना है, किस एक्ट के थ्रू, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। यहाँ पर लिख लीजिएगा आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, उसके तहत इसने काम करना है। ठीक है, ये हमारा आर्बिट्रेशन वाला था। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में 3 चीजों की बात की गई है, अपील, रिव्यू और रिवीजन। इसमें बस आपने 3 ही चीजें समझनी है, अपील क्या होता है, रिव्यू क्या होता है और रिवीजन क्या होता है। इसमें सबसे पहले अपील के बारे में बता देती हूँ कि अपील होता क्या है। ठीक है, अपील जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा केस है जिसका आप उससे सेटिस्फाइड नहीं और आप दोबारा उसकी अपील कराना चाहते हैं। ठीक है, अब जो होती है ना रिवीजन, वो भी सेम अपील की जैसी होती है। जो रिवीजन होती है वो भी सेम अपील की जैसी होती है। अपील जो होती है ना ये 60 डेज के अंदर आप कर सकते हैं, याद रखना है, अपील जो होती है वो 60 डेज के अंदर आप कर सकते हैं। अपील किस किस के अगेंस्ट होती है, अब यहाँ पर मैंने बनाया है चार्ट, देख ले। ठीक है, AC1, AC2, कलेक्टर, कमिश्नर, BOR। अब जो AC1 और AC2 है, अगर इनके खिलाफ आपने अपील करनी है कि इन्होंने जो फैसला दिया वो ठीक नहीं था, तो आप किसको अपील करेंगे, कमिश्नर को।
सॉरी कलेक्टर को, अगर कलेक्टर के खिलाफ करनी है तो देन आप कमिश्नर को करेंगे, अगर कमिश्नर के खिलाफ करनी है तो आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपील करेंगे कि इन्होंने जो फैसला सुनाया कमिश्नर ने वो ठीक नहीं था, उसके खिलाफ आपने अपील करनी है तो किसको करेंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। जी आप एक की दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं, ठीक है। AC1 AC2 की कलेक्टर को कर देंगे, कलेक्टर की कमिश्नर को कर देंगे, कमिश्नर की किसको कर देंगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर देंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं अब आपके पास, अब लिमिटेशन आ जाती है यहाँ पर कुछ 162 में आपको कहता है लिमिटेशन, ठीक है। लिमिटेशन कैसे है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कलेक्टर की करनी है तो 30 डेज में, कमिश्नर को करनी है तो 60 डेज में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को करनी है तो 90 डेज में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लिमिटेशन की बात की गई है, अपील आप कर रहे हैं किसी भी बंदे को, ठीक है, आपने अपील कर दिया है कलेक्टर को, कमिश्नर को या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। कलेक्टर को कर सकते हैं 30 डेज के अंदर अंदर, कमिश्नर को 60 डेज के अंदर अंदर, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 90 डेज के अंदर अंदर। ये MCQs में आपसे पूछ ले सकते हैं, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 163। 163 में बात की गई है रिव्यू, मतलब कि नजरसानी करना, दोबारा देखना किसी चीज को। अब फॉर एग्जाम्पल देखें, इसमें ये होता है कि आपने जिस बंदे के बारे में करने हैं ना अपील, या किसी जिस बंदे के बारे में आप एप्लीकेशन देना चाहते हैं उसी बंदे को ही देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ देनी है तो आपने, आप रिव्यू करवाना चाहते हैं, मैंने एक फैसला सुनाया, आप उस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसके ऊपर रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे से ऊपर वाली पोस्ट वाले बंदे पे नहीं जाएंगे, आपने वो मेरे पास ही एप्लीकेशन लेके आना है कि आपने जो फैसला सुनाया था वो फैसला ठीक नहीं है, मैं अब चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप रिव्यू करें, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और आ जाती है, मैंने फैसला सुनाया है, मेरे पास ही आप लोग दोबारा आ गए हो कि भाई तुमने जो फैसला सुनाया वो ठीक नहीं है, इसको दोबारा से देखो। तो मैं कहूंगी भाई मैंने फैसला सुनाया था, मैंने ठीक सुनाया था, मैं क्यों दोबारा देखूं। सिंपल चीज है, आपके माइंड में भी यही चीज जाएगी कि मैंने जब फैसला सुना दिया है तो दोबारा मेरे पास लेके आए तो मैं क्यों दोबारा देखूं उसको, जब मैंने सुनाया तो बस ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर दोबारा, उसको दोबारा देखूं, उसके ऊपर दोबारा नजरसानी करूं, तो उसके लिए आपके पास कोई अथेंटिक चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं फैसला सुना रही थी ना उसके वक्त, उस वक्त आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स जो आपको फैसला सुनाने के बाद मिला है कहीं से, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हैं मेरे पास, आप कहते हैं कि उस वक्त ये नहीं था हमारे पास, ये हमें अभी मिला है, इसकी बुनियाद पे हम चाहते हैं कि जो आपने फैसला दिया था उसको दोबारा देखें, देन उसके ऊपर क्या होगा, रिव्यू होगा। नहीं तो बंदा तो यही कहेगा ना कि मैंने ही फैसला दिया है और तुम मेरे फैसले को ही कह रहे हो कि मैं खुद दोबारा देखूं, तो बंदा तो नहीं देखेगा। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कुछ अथेंटिक चीजें होनी चाहिए जिससे वो आपको, आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आप उसने जो फैसला दिया उसके ऊपर वो रिव्यू करे, ठीक है। इसमें ये होता है कि ये जो AC1 होता है उसके लिए रिव्यू आपका AC2 के पास होता है, कलेक्टर का कलेक्टर ही करता है, कमिश्नर का कमिश्नर ही, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अगर कोई फैसला सुनाया है तो उसका कौन करेगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद ही करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 164। 164 में बात की गई है रिवीजन की। रिवीजन मतलब होता है निगरानी। ये भी सेम वही प्रोसीजर है अपील वाला। अगर AC1 और AC2 के बारे में आपने कराना है तो आप कलेक्टर के पास जाएंगे, कलेक्टर के लिए आप कमिश्नर के पास जाएंगे, अगर कमिश्नर के लिए करवाना है तो फिर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएंगे। इसकी टाइम लिमिट होती है विद इन 90 डेज, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क यही है कि अपील आप कर सकते हैं 60 दिनों के अंदर। आपसे पूछे अपील कितने दिनों में की जा सकती है, तो अपील की जा सकती है 60 डेज के अंदर, और जो आपका रिवीजन होती है वो आपकी की जा सकती है 90 डेज के अंदर, ठीक है। रिवीजन की जाती है 90 डेज में, अपील की जाती है 60 डेज में, ठीक है। यहाँ पर यही फर्क है। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 165। सेक्शन 165 में बात की गई है स्टे की, ठीक है। कि स्टे ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मारिया ने एक फैसला सुना दिया है, अब आपने उसके खिलाफ अपील कर दी है, अब जो पहले वाला फैसला उसने सुनाया था ना, आपको उसके ऊपर स्टे भी लेना होगा कि वो फैसला यहीं पर रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन जमा करवानी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन जमा नहीं करवाएंगे तो वो फैसला आपका नहीं रुकेगा। सिंपल सी चीज है। 165 में उसने बात की है स्टे की। स्टे मतलब कि जब आप अपील कर रहे हैं, आप रिव्यू के लिए कह रहे हैं या आप रिवीजन के लिए कह रहे हैं, तो जो पहले वाला ऑर्डर आया हुआ है, जो पहले वाला ऑर्डर पास हुआ है, आपको उस ऑर्डर के ऊपर एक एप्लीकेशन के थ्रू स्टे लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन, यहाँ पर स्क्रीन ऑफ हो गया, मैं दोबारा शेयर आपको कर देती हूँ, लेकिन आज आपकी क्लास खत्म करानी है। जिस चीज की समझ नहीं आई मुझसे कमेंट में दोबारा पूछ लीजिएगा, या आप सब लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी लिंक है, ठीक है, तो व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज की समझ नहीं है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट में मैसेज कर दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा स्टे हो गया, अब स्टे के बाद आते हैं हम क्लेरिकल मिस्टेक। अच्छा क्लेरिकल मिस्टेक क्या होता है,
क्लरिकल मिस्टेक का मतलब होता है कि कोई नाम की मिस्टेक हो गई है, या कोई 10 कनाल का प्लाट था उसकी जगह 9 का लिख दिया है, तो ये एक आम सी मिस्टेक है ना, गलती से हो सकती है। तो इसमें जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा ना, वो किसी को नोटिस नहीं देगा, वो खुद ही इन मिस्टेक को ठीक कर देगा। उसको क्लरिकल मिस्टेक मतलब, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है तो उसको रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो खुद ही ठीक कर देगा। उसको लैंड ओनर को नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम्हारे मसले ये मसला हो गया तो इसको आके तुम ठीक करवाओ, नहीं, वो खुद ही उसको ठीक कर देगा। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 167 में कहता है कि पीरियड लिमिट, ठीक है, कि किसी भी हुक्म के ऊपर अगर नजरसानी आपने करनी है तो वो आपने करनी है एक्ट 1908 के तहत। कैसे करनी है? एक्ट 1908 के तहत। ये आपने याद रखना है कि किसी भी के ऊपर आप रिव्यू कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप किस तरह से दोबारा से वो उसके ऊपर जो नजरसानी होगी वो किस एक्ट के तहत होगी? एक्ट 1908 के तहत होगी। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर 14। चैप्टर 14 में बात की गई है कि रेवेन्यू डिपॉजिट। ठीक है, रेवेन्यू डिपॉजिट की बात की गई। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाता है सेक्शन 168। 168 में कहता है पावर टू डिपॉजिट सर्टेन सम्स अदर रेंट देन अदर रेंट। ठीक है, कि मतलब कि कोई ऐसे डिपॉजिट हैं जो आपके रेवेन्यू के अलावा है, तो उसको आपने किस तरह से कलेक्ट करना है, उसको आप किस तरह से कलेक्ट करेंगे? पावर टू डिपॉजिट सर्टेन सम अदर रेंट्स। वो वाली जो पावर होगी, आपके कोई डिपॉजिट बाकी है, कुछ भी बाकी है, तो उसकी जो पावर होगी वो किसके पास होगी? सिंपल सी चीज है, वो किसके पास होगी? रेवेन्यू ऑफिसर के पास होगी। वही आपको वो कलेक्ट करके देगा। ठीक है। फिर सेक्शन 169 में आ जाता है प्रोसीजर इन केस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, मतलब कि अब कोई डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई जिसने आपने जिसकी पेमेंट ली है, जिसने बंदे ने आपको पेमेंट अदा किया, उस बंदे ने गवर्नमेंट की कोई पेमेंट देनी थी। ठीक है, उस बंदे ने क्या करना था? गवर्नमेंट की कोई पेमेंट देनी थी। तो आप जब रेवेन्यू ऑफिसर जब उसकी पेमेंट जो है उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद उसकी सारी पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा कि इसके ड्यूज बाकी थे गवर्नमेंट वाले, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देगा। या फिर वो ये करेगा कि अगर किसी और बंदे की देनी थी और वो बंदा वो आपको बताता है। सिंपल मैं आपको यहाँ पे एक और वर्डिंग में समझाती हूँ, ठीक है, इस चैप्टर को। यहाँ पे देखिए, बात की है ना रेवेन्यू डिपॉजिट की। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मारिया है। ठीक है। अब मारिया जो है ना, उसने कुछ पैसे देने हैं, उसके पास कुछ डिपॉजिट है, कुछ पैसे हैं, उसने ना किसी को देने हैं। उसको नहीं पता चल रहा कि मैंने ये पैसे किसको देने हैं। उसको समझ नहीं आ रही है कि मेरे ये जो सम्स है ना, मैंने ये किसको देने हैं। वो क्या करेगी? वो जाके रेवेन्यू ऑफिसर को दे देगी। सेक्शन 168 के अकॉर्डिंग वो सम्स क्या करेगी? जाके रेवेन्यू ऑफिसर को दे देगी। सिंपल। ठीक है। 169 में फिर क्या आ गया? अब वो कहता है कि मारिया ने रेवेन्यू ऑफिसर को वो पैसे जमा करा दिए हैं। अब जो मारिया थी ना, उसके ना उसने गवर्नमेंट के कुछ पैसे देने थे। ठीक है, कुछ टैक्सेस उसके बाकी थे जो उसने गवर्नमेंट को देने थे। तो रेवेन्यू ऑफिसर सबसे पहले ये चेक करेगा कि जो मारिया थी, क्या उसने गवर्नमेंट के कोई बिल अदा करने हैं। अगर उसने कोई गवर्नमेंट के बिल अदा करने होंगे तो सबसे पहले रेवेन्यू ऑफिसर गवर्नमेंट के वो बिल अदा करेगा। गवर्नमेंट का जो अकाउंट होगा, मारिया ने जो पैसे उसको दिए हैं वो उसके खाते में डाल देगा। दूसरा, अगर कोई बंदा है जिसके पैसे हमारे ने देने हैं, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने इसको किस तरह से देने हैं, रेवेन्यू ऑफिसर उसको नोटिस भेजेगा कि मेरे पास भाई चल के आ जाओ, इतने पैसे जो है वो आए पड़े हैं। ठीक है। अगर कोई केस चल रहा है सिविल कोर्ट के अंदर मारिया का, तो वो फिर पैसे जो मारिया ने दिए हैं वो तब तक वो अपने पास सेफ रखेगा रेवेन्यू ऑफिसर, उसको किसी को नहीं देगा जब तक सिविल कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। ना उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में डालेगा और ना ही उसको किसी और को देगा। यहाँ पे सिंपल सी चीज आपने ये लेनी है। ठीक है, कि मारिया है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसे समझ नहीं आ रही कि मैंने ये किसको देने हैं, तो ये पावर किसके पास है? वो किसको जाके पैसे जमा करवा सकती है? रेवेन्यू ऑफिसर को कहती है कि भाई मुझे नहीं समझ आ रही, आप देख लें कि इनका क्या करना है। ठीक है। 169 के अकॉर्डिंग फिर उसके ऊपर वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो प्रोसीजर करेगा कि कौन से पैसे अकाउंट गवर्नमेंट को देने हैं या किसी बंदे को देने हैं। अगर कोई केस चला है तो उस सूरत में क्या करना है, वो सारा फिर प्रोसीजर जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा। ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है सेक्शन 170। में बात की गई है कि ऑर्डर ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और अगर सिविल कोर्ट है उसके कोई ऑर्डर आ रहे हैं तो उसके ऊपर फिर वो कहता है कि किस तरह से आपने डील करना है। अब फॉर एग्जांपल किसी को कोई लैंड है, किसी की कोई जमीन है, ठीक है, उसकी जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर जो काश्त हो रहा है। ठीक है, अगर कोई सिविल कोर्ट है या कोई क्रिमिनल कोर्ट है, उसने उसको अटैच करने का हुक्म दे दिया है, ऑर्डर दे दिया है, या उसको सेल करने का हुक्म दे दिया है, तो ये दोनों काम जो होंगे ना वो रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर, ठीक है, उसके जरिए एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। दोनों काम किसके थ्रू? कलेक्टर या रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए एग्जीक्यूट करवाए जाएंगे। लेकिन वो करेंगे उसी तरीके से, उसी लॉ के मुताबिक जिस लॉ के मुताबिक उन कोर्ट के अंदर केस चल रहा होगा।
सिंपल चीज है 170 के अंदर कि अगर सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट ने किसी की जमीन को बेचने का या अटैच करने का ऑर्डर दिया है, तो वो दोनों काम कौन करेगा? या रेवेन्यू ऑफिसर या कलेक्टर, उन दोनों के जरिए ही उसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। वो दोनों उसको एग्जीक्यूट किस लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे? उसी लॉ के अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग उस कोर्ट के अंदर उनका केस चल रहा था। ठीक है। फिर 171 में आ जाता है प्रिजर्वेशन ऑफ अटैच प्रोड्यूस, कि अगर फसल को अटैच कर लिया गया तो उसकी प्रिजर्वेशन कैसी होगी। ठीक है। अब जिस बंदे की फसल होगी ना, वो उसको काट भी सकता है, उसको बेच भी सकता है। सिविल कोर्ट वाला उसको अपने पास सेव भी रख सकता है। सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट उसको इस चीज के ऊपर बाउंड नहीं कर सकते कि हमने तुम्हारी फसल को अटैच किया है तो तुम इसको बेच नहीं सकते। हाँ, अगर वो नहीं कर रहा तो उसकी जगह पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा या जिस बंदे के जिम्मे उन्होंने ये काम लगाया था, वो बंदा चाहे तो उस फसल को बेच भी सकता है, उसको काट भी सकता है, उसको अपने पास सेव भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात है। फिर 172 में बात आ जाती है एक्सक्लूजन ऑफ जुरिस्डिक्शन। ठीक है, जुरिस्डिक्शन की बात ये है कि रेवेन्यू ऑफिसर के अकॉर्डिंग कर है कि जो फैसले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लेने हैं और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मना किया है कि ये वाले फैसले सिविल कोर्ट नहीं कर सकता, ये हमारे काम है, तो उसमें सिविल कोर्ट दखल अंदाजी भी नहीं कर सकता। उनके जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोर्ट नहीं कर सकता। सिंपल चीज 172 में कि इस एक्ट के अंदर जो काम बताए गए हैं कि सिविल कोर्ट कर सकता है वही कर सकता है, जो काम नहीं कर सकता, जिस काम से इस एक्ट के अंदर मना किया गया, तो सिविल कोर्ट उसके अंदर हिस्सा भी नहीं ले सकता। फिर 173 में आ जाता है कि पावर ऑफ इन्वेस्ट ऑफिसर। इन्वेस्ट ऑफिसर मतलब कि वो बंदा जैसे एक विलेज ऑफिसर होता है। ठीक है। अब उसके पास क्या होता है कि पावर है, एक इन्वेस्ट ऑफिसर है कि उसने मेकिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और जनरल रीअसेसमेंट विद पावर ऑफ। अब मतलब वो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने आपके पास पावर है इन्वेस्ट ऑफिसर की, ठीक है, कि वो आपको कौन देगा पावर? आपको पीछे से कौन दे रहा है? आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दे रहा है। ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? आपको एक नोटिफिकेशन जारी करता है। नोटिफिकेशन के थ्रू जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होता है वो उसको सिविल कोर्ट वाली पावर भी दे सकता है। सिंपल सी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्ट ऑफिसर है, ठीक है, उसको सिविल कोर्ट वाली पावर दी जा सकती है। पावर कौन देगा? उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके थ्रू वो सिविल कोर्ट को पावर दे सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 174 आ जाता है। अब जरा जल्दी से चलते हैं, टाइम अप होने वाला है। 174 में कहते हैं कंट्रोल ओवर सच ऑफिसर। ठीक है। कंट्रोल ओवर सच ऑफिसर एंड अपील फ्रॉम एंड रिवीजन ऑफ देयर डिक्री एंड अदर। यहाँ पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगा रेवेन्यू ऑफिसर को कंट्रोल करने का। ठीक है। जितनी भी प्रोविजंस होंगी या जो सिविल कोर्ट ने जो एक बंदा भेजा हुआ है अपने काम करने के लिए, उसके ऊपर भी जो भी प्रोविजंस लगानी है, जो भी उसको कंट्रोल करना है, उस सब का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है। वो क्या कर